मैं प्रोफेसर रीता सिंह, एमजी कॉलेज खरसिया। आज मैं आप लोगों को सार्वजनिक अर्थशास्त्र एमए फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर के सेकंड यूनिट का टॉपिक संघीय वित्त, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संघीय वित्त। हम जैसा कि जानते हैं कि किसी भी देश में दो तरह की शासन व्यवस्था हो सकती है। एक है एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी होती है संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में देश की सभी मदों पर केंद्र सरकार ही व्यय करती है और उसे प्राप्त होने वाली सारी आय भी उसी के कोष में जमा होता है। जबकि संघीय वित्त व्यवस्था में आय और व्यय की समस्त मदों को केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में विभाजन कर दिया जाता है। ये तीनों प्रकार की सरकारें अपनी अपनी मदों पर व्यय करने के लिए और अपनी अपनी मदों से आय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। भारत की वित्त व्यवस्था एक संघीय वित्त व्यवस्था है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहला है कि संघीय वित्त व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच आय और व्यय के साधनों का बंटवारा संविधान के अनुसार होता है और संविधान के द्वारा इनके कार्य क्षेत्र तथा अधिकार भी स्पष्ट किए गए हैं। दूसरा है संघीय वित्त व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य आय और व्यय के अलग अलग साधन होते हैं। केंद्र के द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तीसरा है, राज्य सरकारों को शासन संबंधी स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन वो केंद्र के अधीन है। अगर वो चाहें कि वो केंद्र सरकार से अलग हो जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। चौथा है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य में वित्त संबंधी अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका भी हल संविधान के अनुसार किया जाता है। इसके बाद है संघीय वित्त के कुछ सिद्धांत हैं। अब हम उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। संघीय वित्त के सिद्धांत को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जो मुख्य है वो है मार्गदर्शक सिद्धांत। मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत पहला सिद्धांत आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत। संघीय प्रणाली में चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, सभी के पास में आय के स्वतंत्र स्रोत होते हैं और जन कल्याण के लिए उनको खर्च करने की या व्यय करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अगर जन कल्याण हेतु उन्हें ऋण लेना पड़ता है तो उसकी भी उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है एकरूपता का सिद्धांत। केंद्र के द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को जिन करों का भुगतान किया जाता है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अलग अलग होती है। सभी राज्यों के व्यक्तियों की अलग अलग कर देने की क्षमता होती है। कुछ राज्य पिछड़े हुए होते हैं, कुछ राज्य अधिक विकसित होते हैं। अतः जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको सरकार के द्वारा कुछ रियायत देना चाहिए। तीसरा है पर्याप्तता का सिद्धांत। पर्याप्तता के सिद्धांत के अनुसार केंद्र के सरकार के द्वारा जो राज्य सरकारों को जो आवंटित साधन है वो पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि वो अपने जन कल्याण के लिए, अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए काम कर सकें और वहाँ अपने राज्यों की नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण पर पर्याप्त व्यय कर सकें। चाहे वो कृषि के ऊपर खर्च करना हो, चाहे वो शिक्षा के लिए खर्च करना हो, ये उनके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। चौथा है प्रशासनिक कुशलता का सिद्धांत। प्रशासनिक कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो भी कर वसूला जा रहा है वो मितव्ययी होनी चाहिए। करदाताओं के हितों की रक्षा होनी चाहिए, ताकि करदाताओं को ये ना लगे कि उनसे जो प्राप्त कर लिया जा रहा है, उनसे जो पैसा लिया जा रहा है, कर के रूप में वसूला जा रहा है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके अंतर्गत ये भी होना कि साधनों का जो आवंटन है उसका उचित आधार होना चाहिए और समय समय पर
राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा वित्त की व्यवस्था या वित्त भी मुहैया कराया जाता है। जैसे अभी हाल ही में कोरोना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को वित्त मुहैया कराया गया है। और कर को वसूलने के लिए हमेशा मितव्ययता का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन 4 सिद्धांतों के अतिरिक्त भी कुछ सिद्धांत है, जिसमें पहला है हस्तांतरण का सिद्धांत। हस्तांतरण का मतलब है कि जो धनी राज्य हैं उन धनी राज्य से उनके साधनों से आय को एकत्र करके जो गरीब राज्य हैं या जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको स्थानांतरित किया जाना चाहिए, ताकि जो अमीर और गरीब राज्यों के बीच लोगों के जीवन स्तर में जो भिन्नता है उस भिन्नता को दूर किया जा सके। इसके बाद है राजकोष में वृद्धि का सिद्धांत। आज हम किसी भी राज्य का या किसी भी देश का मुख्य उद्देश्य ही होता है लोक कल्याण को अधिकतम करना। ऐसे में अधिक से अधिक इन खर्चों को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए भी सरकार को ये व्यवस्था करना चाहिए कि उसके लिए आय की व्यवस्था कहाँ करे। उसके लिए नए नए स्रोत को विकसित किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान के अनुसार भारत एक संघीय देश है। यहाँ पर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर की सरकारें कार्यरत हैं। यहाँ पे संघीय वित्त की व्यवस्था है। संविधान के द्वारा केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच वित्तीय साधनों के बंटवारे के लिए भारत के 1935 के एक्ट की प्रायः सभी विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच साधनों के बंटवारे की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन 3 आधार पर किया गया है। पहला है केंद्रीय सूची, इसमें वे कर शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार ही लगा सकती है। दूसरा है राज्य सूची, इस सूची में उन करों का वर्णन किया जाता है जिन्हें राज्य सरकार लगा सकती है। और तीसरा है समवर्ती सूची, इस सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इन कर को लगाती हैं। सबसे हम पहले केंद्रीय साधन। इस केंद्रीय साधन के अंतर्गत 12 साधन आते हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। इसमें है पहला कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर, सीमा शुल्क, नशीली वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर कर, निगम कर, संपत्ति कर, आस्ति कर, संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर, यात्रियों एवं पदार्थों पर अंतिम कर, शेयर बाजार तथा अन्य सटारिया बाजारों के सौदों पर कर, स्टाम्प शुल्क, विज्ञापन कर, अंतर राज्यीय व्यापार पर बिक्री कर। ये ध्यान देने योग्य बात है कि केंद्रीय सूची में जितने भी विषय हैं या जितने भी मद हैं उन मद से प्राप्त समस्त आय केंद्र सरकार अपने पास नहीं रखती है। इन से प्राप्त आय को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है कर जो पूरी तरह से केंद्र सरकार को प्राप्त होते हैं, जिसमें निगम कर, पूंजीगत मूल्य पर कर, आयात निर्यात कर या सीमा शुल्क। दूसरा है वे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं और उनका एक भाग राज्यों को बांटा जाता है, जैसे आयकर, उत्पादन कर आदि। तीसरा है वे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किए जाते हैं और उनसे प्राप्त रकम राज्यों को दे दी जाती है, जैसे संपत्ति कर, आस्ति कर। चौथा है वे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं परंतु जिनको राज्य सरकारें एकत्रित करती हैं, जैसे स्टाम्प कर, दवाइयों तथा सौंदर्य प्रसाधनों पर लगाए जाने वाला कर। दूसरा है राज्य के साधन। राज्य सरकारें 19 प्रकार की मदों पर कर लगा सकती हैं। वे मदें हैं कृषि भूमि, उत्तराधिकार कर, भूमि पर आस्ति कर, मालगुजारी, स्टाम्प शुल्क, कृषि आयकर, भूमि भवन कर, आबकारी, बिजली के उपयोग पर कर, मोटर गाड़ियों पर कर, मनोरंजन, सड़क परिवहन कर, समाचार पत्रों के अतिरिक्त वस्तुओं पर बिक्री कर आदि। तीसरा है अधिभार या सरचार्ज। केंद्र की आय
में वृद्धि करने के लिए संसद को ये अधिकार दिया गया है कि केंद्र में की आय में वृद्धि करने के लिए वो आयकर तथा उत्पादन कर के ऊपर सरचार्ज लगा सकता है। इससे प्राप्त धन केंद्र सरकार को मिलता है और इसका विभाजन नहीं किया जाता है। चौथा है व्यवसाय कर। संविधान की धारा 275 के अनुसार राज्य सरकार के व्यवसाय और रोजगार पर आयकर की भांति व्यवसाय कर भी लगाती है और इसकी उच्चतम सीमा 2500 रुपये प्रति वर्ष निश्चित की गई है। ऋण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार भारत के समेकित कोष की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकती है। केंद्र सरकार के ऋण लेने की क्षमता राज्य सरकारों से अधिक है। राज्य सरकारें तो केंद्र सरकार से ऋण भी ले सकती हैं। अब समस्या ये उत्पन्न होता है कि इन करों से जो आय प्राप्त होती है उन आय को केंद्र और राज्यों के बीच किस तरह से बांटा जाए, या इनका बंटवारा किस तरीके से हो। भारत जैसे देश में राज्यों का जो साधनों का बंटवारा किया जाता है उससे उनके खर्चे पूरे नहीं होते। ऐसे में राज्य सरकारें चाहती हैं कि केंद्र सरकार उन्हें अतिरिक्त धन उपलब्ध कराए। राज्य की आय के स्रोत सीमित होते हैं, अतः एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि इन साधनों का बंटवारा कैसे किया जाए। इसके लिए यह होना चाहिए कि दोनों के बीच में समायोजन हो। समायोजन ऐसा कि अगर व्यय अधिक है तो उस व्यय को कम किया जाए और अगर बचत है तो उस बचत का उचित प्रयोग किया जाए। अब है वित्त आयोग। भारतीय संविधान की धारा 280 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकारों के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि के पूर्व हो सकती है और यदि वे इसकी आवश्यकता अनुभव करें, अर्थात संविधान के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना एक निरंतर प्रक्रिया है। वित्त आयोग के कुछ कार्य हैं। इसमें सबसे पहला कार्य है केंद्र और राज्यों में जो विभाजित होने वाले कर से प्राप्त धन का बंटवारा कैसे हो, इसका आधार वित्त आयोग ही निश्चित करता है। दूसरा है राज्यों को केंद्र से मिलने वाले अनुदानों के संबंध में सिद्धांत बनाना, ये काम भी वित्त आयोग का है। तीसरा है भारत सरकार तथा राज्यों के बीच होने वाले समझौते जारी रखना या उसमें परिवर्तन की सिफारिश करना भी वित्त आयोग का ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है देश के वित्तीय हितों में राष्ट्रपति द्वारा सूचित किए जाने पर किसी भी मामले पर विचार वित्त आयोग कर सकता है। वित्त आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य यही है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय स्थिति है वो संतुलन में रहे और किसी प्रकार की समस्या इनके बीच में उत्पन्न नहीं हो और ना ही किसी प्रकार का द्वेष हो। साथ ही कभी कभी कुछ जटिल समस्याएं भी उत्पन्न होती रहती हैं और ऐसे में वित्त आयोग इन जटिल समस्याओं का न्यायपूर्ण ढंग से समाधान प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण साबित होता है। वित्त आयोग के संदर्भ में कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं कि किस तरह का सुधार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो सुधार किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाती है वो है पहला स्थायी वित्त आयोग। महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री प्रोफेसर लकड़वाला, श्रीमती उर्सुला हिक्स, डॉक्टर वीवी भट्ट, इन लोगों ने ये सुझाव दिया कि अगर वित्त आयोग को प्रभावशाली बनाना है तो इसके लिए इसे एक स्थायी संस्था बना दिया जाना चाहिए। दूसरा है वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र में विस्तार, उसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए राजस्व तथा पूंजीगत खातों के सभी गैर योजनागत हस्तांतरण भुगतानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा है वित्त आयोग और नीति आयोग में समन्वय।
इसके पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ योजना आयोग कार्य कर रही थी, हर 5-5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी। 2015 से इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। तो जो केंद्रीय सहायता का बंटवारा है वो नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर होना चाहिए। अगला है आर्थिक विषमता में कमी। वित्त आयोग के लिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो भी बंटवारा होता है वो सही ढंग से होना चाहिए। जो राशि विभाजित की जाती है उसका विभाजन विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। संक्षेप में हम ये बोल सकते हैं कि भारत की संघीय वित्त व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाना है या अधिक सुदृढ़ बनाना है, उसके लिए ये आवश्यक है कि वित्त आयोग के कार्य कारण को और अधिक कार्यकुशल बनाया जाए।